इस कहानी में दो लड़कियां एक अनजान जगह पर ट्रिप के लिए निकलती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बनने वाला है। वो धोखे का शिकार होकर एक खतरनाक गैंग के जाल में फंस जाती हैं, जहां उनसे जबरदस्ती कुछ ऐसे काम करवाए जाते हैं जो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। वहां से बच पाना तो लगभग नामुमकिन था, लेकिन डर और मजबूरी से निकली हुई लड़ाई सबसे खतरनाक होती है। जो लोग उन्हें शिकार समझ रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि असली शिकारी असल में कौन है। ये सिर्फ उनके बचने की जंग नहीं है, बल्कि उन दरिंदों को सबक सिखाने की एक ऐसी कहानी है जिसे देखने के बाद शायद आपका नजरिया बदल जाए। तो चलिए देखते हैं कि इस खतरनाक खेल का अंत आखिर कैसे होता है। कहानी की शुरुआत में हम केटी और जेनी से मिलते हैं, जो बहुत खुश नजर आ रही थी। दोनों एग्रीकल्चर की स्टूडेंट्स हैं और आज वो इतना खुश इसलिए है क्योंकि वो अपनी आगे की प्रैक्टिस के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली हैं। इस बात को लेकर वो दोनों बहुत एक्साइटेड थी और सोच रही थी कि प्रैक्टिस के साथ साथ दोनों को वहाँ घूमने और बहुत सारी शॉपिंग करने का भी मौका मिलेगा। अगली सुबह उन्हें लेने उनके अंकल जेसन आते हैं, जो पेशे से एक FBI एजेंट हैं। फिर जेसन के घर पहुँचने पर उनकी मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड क्लर्क से होती है, जो दोनों को देखकर बेहद खुश हो जाती है। अब इस नए शहर में आकर केटी और जेनी अपने नाम बदलने का फैसला करती हैं। केटी अपना नाम जोई और जेनी अपना नाम लिसा रख लेती है। अगले दिन अंकल जेसन उन्हें बस स्टॉप पर छोड़ने आते हैं, जहाँ से उन्हें एग्रीकल्चर फार्म के लिए निकलना था। बस के इंतजार में जेसन भी वहीं रुक जाता है, लेकिन केटी उन्हें कहती है कि बस जल्द ही आ जाएगी, इसलिए वो अपने काम पर निकल जाएं। जैसे ही वो सुरक्षित पहुंचेंगी, वो उनको मैसेज कर देगी। जेसन उन्हें कहता है कि वो मैसेज में कोड वर्ड का यूज करें, ताकि वो बिना शक किए समझ सके कि सब ठीक है। केटी मजाक में कहती है कि मैं एप्पल लिख दूंगी, तो जेसन उन्हें हर बार अलग अलग वर्ड यूज करने को कहता है, ताकि कोई उनके कोड वर्ड को डिकोड न कर सके। इसी दौरान सड़क से गुजरते दो लड़के केटी और जेनी को देखते हुए चले जाते हैं। फिर जेसन के जाने के बाद दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाती हैं। तभी वहाँ पर वही दो लड़के भी आ जाते हैं, जिनके नाम जेड और लूकस हैं। बातचीत के दौरान केटी और जेनी उन्हें अपने नए नाम जोई और लिसा बताती हैं, और ये भी कि वो एक एग्रीकल्चर फार्म में जा रही हैं। इस पर जेड कहता है कि हम भी वहीं जा रहे हैं और अगर चाहो तो तुम दोनों भी हमारे साथ चल सकती हो, लेकिन केटी उन्हें मना कर देती है, क्योंकि ये शहर अभी उनके लिए नया है। फिर जब वो दोनों जाने लगते हैं तो जेनी उसे मनाकर उनके साथ चलने के लिए तैयार कर लेती है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसका अंदाजा उन्हें बहुत जल्द होने वाला है। और वाकई जेड और लूकस उन्हें सीधे फार्म ले जाने के बजाय अपने घर ले जाते हैं, जो एक जंगल के पास होती है। ये देखकर केटी और जेनी घबराकर उनसे तुरंत गाड़ी फार्म की तरफ मोड़ने के लिए कहती हैं, लेकिन इतने में घर से जेड और लूकस की मॉम मारिया बाहर आती हैं, जो बहुत प्यार से उनका स्वागत करती हैं और उन्हें चाय पीने के लिए अंदर बुलाती हैं। दोनों मना कर रही थी, पर मारिया कहती है कि जेड और लूकस तुम्हें बाद में छोड़ देंगे। फिर घर में जब वो चाय पी रही होती हैं, तब केटी को जेसन का मैसेज आता है। वो तुरंत एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देती है, जिससे जेसन समझ जाता है कि वो सुरक्षित अपने जगह पर पहुंच गई है। फिर मारिया दोनों को कुछ खाने के लिए देती है, जिसे खाते ही उन्हें अजीब लगने लगता है और उनके सर भारी होने लगते हैं। इससे वो जल्द ही समझ जाते हैं कि खाने में कुछ मिला हुआ था, इसलिए खतरा समझकर दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद जेड और लूकस आकर उन्हें उठा के वापस घर में ले आते हैं। अगले दिन होश आने पर केटी और जेनी खुद को एक जंगल में पाती हैं। उनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे, जिससे दोनों बुरी तरह डर जाती हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, लेकिन इस जंगल में उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वहाँ जेड आकर कहता है कि तुम दोनों कितनी मासूम हो, जो इतनी आसानी से फंस गयी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी तुम्हारी आवाज सुनने वाला नहीं है, इसलिए जितना चाहो चिल्ला सकती हो। अब कुछ देर बाद वहाँ बोरिस नाम का एक और आदमी आता है, जिसने केटी का फोन ले रखा था। वो फोन दिखाकर पूछता है, तुम्हें किसी जेसन नाम के आदमी ने मैसेज किया था, जिसे तुमने पिछली बार मैसेज में एप्पल लिखकर भेजा था। इसका क्या मतलब है? तो केटी घबराहट में जवाब देती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है, जिसका मतलब है कि हम दोनों सेफ हैं। ये सुनकर बोरिस तुरंत जेसन को रिप्लाई करता है कि सब ठीक है, और साथ में एप्पल भी लिख देता है, जिससे जेसन को कोई शक न हो। लेकिन इसके बाद वो लोग केटी और जेनी को जबरन उनके सामने ही नहाने के लिए मजबूर करते हैं। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों उससे मदद मांगने लगती हैं। लेकिन कुछ देर में उन्हें समझ आ जाता है कि वो ऑफिसर जेड और लूकस का ही आदमी है। इससे वो दोनों और भी ज्यादा डर जाती हैं, क्योंकि उनके पास भागने का अब और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद केटी और जेनी उन लोगों को रिक्वेस्ट करने लगती हैं, प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे देंगे। लेकिन वो लोग उनकी एक बात भी नहीं सुनते। इसके बाद देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर एक टेबलेट लेता है और फिर केटी की तरफ बढ़ता है। इसके थोड़ी देर बाद वो केटी के कंटेनर से बाहर
बाहर निकलता है, जिससे अंदाजा लग जाता है कि उसने केटी के साथ जबरदस्ती की है। दूसरी तरफ जेसन को बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि केटी ने मैसेज में एप्पल वर्ड दोबारा इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब फोन किसी और ने इस्तेमाल किया है। उधर जेनी के कंटेनर में एक सनकी और नशेड़ी आदमी को भेजा जाता है। वो अंदर जाकर जेनी को डराने के लिए उस पर जलती हुई सिगरेट लगाता है, जिससे जेनी जोर जोर से चीखने लगती है। फिर वो आदमी उसके साथ ऐसे घिनौना काम करता है जिसे देखकर लगता है कि ये लोग अब सारी हदें पार कर चुके हैं। दरअसल पैसों के लिए केटी और जेनी से जबरदस्ती यहाँ गलत काम करवाया जा रहा है। वहीं जेसन न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में कॉल करता है और उसे पता लगता है कि केटी और जेनी वहाँ कभी पहुँची ही नहीं। इससे उसे यकीन हो जाता है कि दोनों किसी बड़ी मुसीबत में हैं और वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं केटी और जेनी के साथ और भी ज्यादा बुरा हो रहा था, जहाँ जेड और लूकस दोनों के चेहरों पर मास्क पहना देते हैं। फिर एक अजनबी आदमी को बुलाते हैं, जिसने खुद भी एक अजीब सा मास्क पहन रखा होता है। जब जेड और लूकस उनके मास्क हटाते हैं तो दोनों लड़कियां डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। इसके बाद वो आदमी जेनी को चुनता है और उसे कंटेनर में लेकर जाता है। उसके जाने के बाद जब केटी जेनी के पास जाती है तो वो समझ पाती है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और उसे बहुत तकलीफ हो रही है। दूसरी तरफ जेसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसने केटी के साथ गलत किया था। जेसन उसे बताता है कि वो एक FBI एजेंट है और उसे शक है कि केटी और जेनी का अपहरण हुआ है। जब पुलिस ऑफिसर पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है, तो जेसन कहता है, मैंने अपनी भतीजी से कहा था कि कोड वर्ड सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना, लेकिन उसने उसे दोबारा भेजा है। इससे साफ है कि वो जरूर किसी मुश्किल में है। वही जंगल में बोरिस को ये ऑफिसर सारी खबर दे देता है। केटी के अंकल एक FBI एजेंट है और केटी ने हमें उस कोड वर्ड के बारे में झूठ कहा था। फिर बोरिस जेड को केटी के कंटेनर से थोड़ा दूर ले जाकर कहता है, हमें इन दोनों लड़कियों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं और हमें यहाँ आने वाली और भी नई लड़कियों को भी पकड़ना है। वही केटी चुपके से उनकी सारी बातें सुन रही थी। फिर बोरिस केटी के कंटेनर में जाता है और उसके साथ गलत करता है। उधर जेसन अब उसी रेस्टोरेंट पहुँचता है जहाँ केटी और जेनी को आखिरी बार देखा गया था। वहाँ काम कर रहे एक आदमी से वो केटी और जेनी के बारे में पूछता है, तो वो आदमी बोरिस की गाड़ी के बारे में जानकारी देता है। अगले दिन केटी जेनी को बताती है कि ये लोग हमें मारने का प्लान बना रहे हैं। तभी वहाँ जेड और बोरिस उसी नशेड़ी आदमी को अपने साथ लेकर आते हैं जिसने केटी के साथ गलत किया था। वो दोनों उसे कहते हैं कि हम दोनों जल्द ही वापस आ रहे हैं, तब तक तुम दोनों लड़कियों पर कड़ी नजर रखना ताकि ये कहीं भाग न जाए। अब उनके जाते ही केटी एक चाल चलती है। वो उस नशेड़ी को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है और उसे रिझाने की कोशिश करने लगती है। ऐसा करते हुए जैसे ही वो उसके करीब जाती है तो उसके गले पर काट देती है। आदमी दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों जल्दी से अपनी हथकड़ियां खोलकर पास में कहीं छुप जाती है। फिर वो पुलिस वाला जब वहाँ पहुँचता है तो दोनों चुपके से उसकी गाड़ी चुराकर वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद वो एक मॉल में जाती है और वहाँ से बहुत सारा सामान खरीदने लगती है, जैसे कुल्हाड़ी, हथौड़े, टेनिस बॉल, बहुत सारे कील और कई खतरनाक चीजें। और अब वो दोनों भाग नहीं रही थीं, बल्कि अपना बदला लेने की तैयारी कर रही थीं। इसके बाद केटी मॉल की कैशियर के पास जाकर बोरिस के घर का एड्रेस पूछती है और वो उन्हें पता बता देता है। उधर जेसन बोरिस की कार इंश्योरेंस कंपनी पहुंचता है, जहां उसे भी बोरिस का एड्रेस मिल जाता है। वहीं बोरिस को दिखाया जाता है जो अपने घर में म्यूजिक बजाकर एंजॉय कर रहा होता है। तभी अचानक केटी और जेनी वहां पहुंचती हैं और टेनिस बॉल पर कीलें लगाकर बोरिस के चेहरे पर फेंक देती हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसको होश आता है तो खुद को एक टेबल से बंधा हुआ पाता है। वो बहुत चिल्लाने लगता है और खुद को छुड़वाने के लिए उन दोनों को पैसों का ऑफर भी देता है, लेकिन उन्हें तो सिर्फ अपना बदला चाहिए था। इस बीच उनके अंकल जेसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच चुके थे, लेकिन अंदर केटी और जेनी बोरिस से उस मास्क वाले आदमी का एड्रेस पूछती हैं और डर के मारे बोरिस उन्हें वो एड्रेस बता देता है। इसके बाद वो दोनों कीलों से भरा हुआ एक डंडा बोरिस के पीछे से घुसा देती हैं, जिससे वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। लेकिन उसकी आवाज सुनकर जेसन जल्दी से घर के अंदर आता है और देखता है कि बोरिस बहुत बुरी हालत में मरा पड़ा है। तभी उसे घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन बाहर पहुंचने से पहले ही केटी और जेनी वहां से निकल चुकी होती हैं। इसके बाद जेसन तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और उस ऑफिसर से दोबारा केटी और जेनी के बारे में पूछता है, लेकिन वो ऑफिसर उसे इग्नोर कर रहा था। इसी दौरान जब वो केटी को कॉल करने की कोशिश करता है, तभी उसे पता चलता है कि केटी का फोन उसी पुलिस ऑफिसर के पास है। जेसन सब कुछ समझ जाता है, पर उससे पहले वो ऑफिसर उस पर गन पॉइंट कर देता है। दूसरी तरफ केटी और जेनी एक चर्च में पहुंचती हैं। दरअसल उन्हें पता चल गया था कि वो पिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इसी चर्च का फादर था। फादर उन्हें देखते ही पहचान लेता है
लेकिन केटी तुरंत पीछे से उस पर डंडे से हमला कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए टाउन की ओर ले जाती हैं। वहाँ एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीदती हैं और फिर उसे पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला देती हैं। इधर जेसन को वो पुलिस ऑफिसर एक कुर्सी से बांध देता है और कुछ देर बाद 2 नई लड़कियों को किडनैप करके वहाँ लाता है। फिर वो जबरदस्ती उन लड़कियों को परेशान करने लगता है, लेकिन तभी केटी और जेनी वहाँ चुपके से आती है और उसके सर पर डंडे से वार करके बेहोश कर देते हैं। फिर जब उसे होश आता है तो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। वो घबराकर उन दोनों से माफी मांगने लगता है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते। इसके बाद केटी गन में सिर्फ एक बुलेट डालकर उसे डराने के लिए रूसी रॉलेट खेलने लगती है और बार बार ट्रिगर करके उसे डराने लगती है, लेकिन सभी ट्रिगर में वो बच जाता है, जिससे वो ऑफिसर हंसने लगता है। लेकिन अगले ही पल केटी उसे शूट करके एकदम खत्म कर देती है। इसके बाद केटी और जेनी वहाँ मौजूद दोनों लड़कियों को आजाद करके उन्हें जेसन को खोलने के लिए कहती है और खुद वहाँ से चली जाती हैं। अब जेसन की रस्सी खोलकर वो लड़कियां बताती हैं कि उन्हें ऐसा करने के लिए उन दोनों लड़कियों ने कहा था, पर जेसन को पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी कि ये दोनों लड़कियां और कोई नहीं बल्कि केटी और जेनी ही थीं। इसके बाद हम जेड और लूकस की मॉम मारिया को देखते हैं जो ड्रिंक कर रही थी। तभी अचानक उसे अजीब सा नशा होने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वहाँ केटी और जेनी ने उसको बेसमेंट में एक कुर्सी से बांध रखा था और उसके सामने जेड को भी बांध रखा था। इसके बाद वो दोनों मारिया की आंखों के सामने ही जेड को डंडे से पीटने लगती है। जेड दर्द से चिल्लाता है, लेकिन वो नहीं रुकती और मार मार कर आखिरकार उसकी जान ले लेती है। ये देखकर उसकी मॉम जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद दोनों मारिया को लूकस के पास ले जाती है और लूकस के हाथ में एक डंडा देकर अपनी ही मॉम को मारने के लिए कहती है। उसे धमकाती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे शूट कर देंगी, लेकिन लूकस मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, जिसके बाद जेनी उसे शूट करके मार देती है। इसके बाद वो उस गन को साफ करके लूकस के हाथ में रख देती है ताकि पुलिस को लगे कि माँ बेटे ने आपसी लड़ाई में एक दूसरे को मार डाला। अब मारिया डर के मारे रोने लगती है और कहती है कि अगर वो उसे छोड़ देंगे तो वो उन्हें बहुत सारे पैसे दे सकती है, लेकिन केटी और जेनी उसकी बात सुनकर हंस पड़ती हैं, क्योंकि मारिया ही इन सब की जड़ थी और एक औरत होकर कुछ पैसों के लिए न जाने कितनी लड़कियों के साथ इन्होंने जुल्म किया है। इसके बाद केटी एक चेन सॉ मशीन उठाती है और एकदम उसका सर धड़ से अलग कर देती है। अब कहानी के आखिर में देखते हैं कि कुछ दिनों बाद अंकल जेसन केटी और जेनी के घर जाते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर न्यूयॉर्क वापस आ जाते हैं। आखिरकार दोनों अपनी आगे की प्रैक्टिस के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म पहुंच जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी केटी और जेनी की बदले की कहानी, जिन्होंने किसी को बिना बताए खुद ही अपना बदला लेने का फैसला किया और उन दरिंदों को एक एक करके उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जेनी और केटी ने इनको जान से मार के अपना बदला लेकर सही किया या फिर कुछ और तरीका भी अपना सकती थी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही शानदार कहानी के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना।